नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। क्लास 10th का इंडिया एंड क्या था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का दूसरा वीडियो हम लोग भी शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? वी हैड डन टिल वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। कहां पे हमारे सभी के सभी लोग जो है इंडिया में एम्प्लॉयड हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। ग्राफ 2 presents percentage share of the three sectors in gross value A, GVA। ठीक है तुम्हारे पास। now we can see directly that the changing importance of the sectors over the 40 years, 40 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। GVA क्या होता है? व्हाट इज GVA? व्हाट इज GVA? व्हाट इज GVA बताओ। अरे तुम्हारा एग्जाम है, GVA क्या होता है बताओ। सर GVA का व्हाट इज GVA इक्वल टू? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है नाउ, अच्छा ठीक है, GVA का मतलब यही था ना, तुम चेक कर लेते हैं फिर। हाँ, GVA देखो ये रहा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझ में आ गया? सो याद रखो इसको। नाउ यहाँ पे व्हाट यू सी हियर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में हम लोगों को एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 1997, 1990, 1977 से लेके 78 के बीच में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? हमारा मेजर ग्रॉस वैल्यू जो हमारे इकोनॉमी के अंदर ऐड हो रही थी वाज ड्यू टू व्हाट? The primary sector. Primary sector was the one that was creating the most amount of impact. फिर उसके बाद 2017-18 में हमें क्या देखने को मिला? We saw in 2017-18 कि हमारा जो वैल्यू है, the value has decreased in the primary sector, और हमारा जो tertiary sector है वो ज्यादा हमारा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, that's what we are able to see here। ठीक है, now a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three state sectors in GVA, a similar shift has not taken place in employment. Employment में हमारा unfortunately ये जो change है हमें देखने को नहीं मिला है। Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1977-78 and 2017-18 के बीच में। The primary sector continues to be the largest employer ever even now। अभी भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है 71% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को एम्प्लॉय करके बैठा हुआ है। इट इज स्टिल एम्प्लॉयड 71% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मैं इकोनॉमिक्स का कल एग्जाम लूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिस एग्जाम होगा ये कल से ही हम लोग क्या बोलते हैं हमारा कॉम्पिटिशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आई विल प्लेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो कल से ही हमारा जो जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं वो सारे के सारे कंपटीशन बेस्ड होंगे। अंडरस्टूड? सो अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लो, अदरवाइज थर्ड आओगे। ठीक है, नाउ why doesn't a similar shift out of the primary sector happen in employment? Employment में क्यों? अगर हमारा टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा हमारे लिए पैसा कमा के दे रहा है, then why is it not employment? Employment में भी यही सेम चीज हम लोगों को क्यों देखने को नहीं मिल रही? Why is the primary sector still the largest employer of the Indian economy? क्यों ऐसा हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। It is because not enough jobs were created in the secondary and the tertiary sector। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर जितने हमें जॉब्स की जरूरत है वो अभी तक पूरी की पूरी तरह से क्रिएट हुई ही नहीं है। ठीक है, there is still a large amount of work that needs to be created in the secondary sector for employing all the people that are present in India। ठीक है, though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around only 3 times। The same applies to the tertiary sector as well। Employment तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ tertiary sector में बहुत कम हुई है। While production in the service sector grows by 14 times, employment in the service sector only rose by 5 times। ठीक है, सो हमें क्या देखने को मिल रहा है? देयर इज थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जो है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर गया है। ठीक है, इनिशियली यू हैड
71%. 71% of the people were employed in the primary sector. Now only 44% of the people are employed in the primary sector. इसको प्राइमरी सेक्टर में से हम लोगों को किस तरह से हमारे जो पीपल है उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाएंगे, ये पूरी की पूरी हमारी कहानी निकल के आती है। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके? हाँ, ठीक है अनुष्का, आ रहे? आगे बढ़ते हैं। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only about 1/6 of the GVA, gross added value. Even though हमारा large percentage of our population is working in the agriculture sector, output उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, आउटपुट हमें उतना ज्यादा मिल नहीं रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर produce the rest of the produce, whereas they employ less, about half the people. Does this mean that the workers in the agricultural sector are not producing as much as they could? क्या हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो रहने वाले लोग हैं, क्या वो कामचोर है? क्या वो तुम्हारा उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्या? नहीं, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। द आंसर कुछ और ही है हमारे पास। व्हाट इज मेंट is that there are more people in the agricultural sector than necessary. ठीक है, जहां पे तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 10 लोग काम करने चाहिए, अगर वहां पे तुम्हारे 20 से 30 लोग काम करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ पाएगी क्या? देखो, तुम्हारे पास एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, उस लैंड में तुम्हें पता है अगर तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉप को उगाने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम आउटपुट तुम्हें पता है कितना निकल के आएगा, है ना? तुम्हारे पास इफ यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड, तो उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड में से तुम अनलिमिटेड खाना तो नहीं निकाल सकते ना। कोई भी क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करो, यू विल ओनली बी एबल टू ग्रो अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दैट क्रॉप, राइट? सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रो कर पाओगे। सो अगर एक लैंड में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों से काम हो सकता है और ये 10 लोग मिलके तुम्हारे इस लैंड में से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, तो वहां पे अगर तुम्हारे 20 से 30 लोग काम करें तो क्या वो प्रोडक्टिव होगा? नहीं, इट वोंट बी प्रोडक्टिव, राइट? प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग क्या बोलते हैं, हाउ शैल आई एक्सप्लेन दिस टू यू? हाँ, तुम एक काम कर रहे हो, ठीक है, हाँ, तुम लोगों को एक काम कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1000 रुपए मिल रहा है मानो, ठीक है। अगर तुम उस काम को अकेले कंप्लीट कर रहे हो, वो काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत है, ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। और अगर सिर्फ और सिर्फ तुम उस काम को कंप्लीट कर दो तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? यू विल गेट 1000 रुपीज, ठीक है ना। इमेजिन करो कि तुम अकेले उस काम को नहीं कर रहे, दैट वर्क इज बीइंग डन बाय नाउ 4 पीपल, 4 लोग वो सेम काम को कर रहे हैं। पैसे तुम्हें ज्यादा नहीं मिलने वाले, पैसे तुम्हें अभी भी क्या 1000 रुपए ही मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अगर 4 लोग उस काम को कंप्लीट करेंगे तो पर पर्सन कितना मिलेगा? व्हाट विल बी द पर पर्सन अमाउंट? 250 रुपीज। तुम्हारा जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, the amount reduced to a very large extent, हाँ कि ना, है ना? So this is what is happening in the agricultural sector, this is what is happening in the primary sector। जहां पे कम लोगों से काम हो सकता था, वहां पे ज्यादा लोग जाके काम कर रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। और तो और तुम्हारा जो सैलरी है जो हर एक इंसान को मिल रहा है वो भी तुम्हारा कम हो जा रहा है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग 1000 रुपीज, यू आर ओनली नाउ गेटिंग 250 रुपीज। समझ में आ गया? 250 rupees is a drop in the price, right? It is the drop in the overall amount that you could have gotten, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है बोलो। हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट मत करो, दोनों के दोनों म्यूट मत करो। म्यूट किया तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? डोंट म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? नाउ what it means is that there are more people in the agriculture than it is necessary. So even if you want a few people out, production will not be affected. In other words, the workers in the agricultural sector are underemployed.
ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड है, दैट मीन्स एम्प्लॉयड है मगर उनका जो काम है, उनका जो एफर्ट है वो पूरी की पूरी तरह से लोग उठा नहीं पा रहे, प्रोडक्शन के अंदर उनका पूरा का पूरा एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, देयर वैल्यूज, देयर क्या बोलते हैं, सर्विसेज आर बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड होने के कारण क्या हो रहा है, दे आर हैविंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इज द सेम वे तुम सब लोगों के पास बोर्ड्स में पूरे के पूरे नंबर लाने का पोटेंशियल है, मगर तुम लोग क्या करते हो, यू बाय योर ओन चॉइस आर अंडर वैल्यूइंग योरसेल्फ, अंडर यूजिंग योर एबिलिटीज, जिसके कारण क्या हो रहा है, जहां पे तुम लोगों को बोर्ड्स में फुल मार्क्स मिल सकते थे, वहां पे तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 75 से 80% लेके बैठे हुए हो। हाँ बचाओ अनुष्का, क्या है तुम्हारा? यस, दिस इज तुम्हारा, अभी हम लोग वहीं पे आने वाले हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहीं से शुरू होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट से ही तुम्हारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तुम्हारी कनेक्शन बैठती है। ठीक है, सो for instance, take the case of a small farmer Lakshmi owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and ahar. All 5 members of her family in the plot work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. You will see that everyone is working. None remain idle, but in actual fact, their labor effort gets divided. Take a second, Ruko. So each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. उनका जो overall potential था उससे कम काम हो रहा है, जिसके कारण क्या हमें देखने को मिल रहा है, we are seeing the cause of underemployment. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं। Now, अगला, underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Underemployment is not the same as unemployment. Underemployment के अंदर क्या हो रहा है? Underemployment के अंदर you are seeing that the person is not completely working to its full potential. Unemployment के अंदर क्या हो रहा है? The person is not working at all. काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा। So now suppose a landowner Sukhram comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his field. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after the small plot, 2 people moving out does not affect the production of their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also contribute to produce a much more from their land. ठीक है, सो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले तुम्हारे पास जो सुखराम है, ठीक है, हाँ, सुखराम के केस के अंदर तुम्हारे पास what was the thing that what was being seen, हाँ, एक ही प्लॉट था, उसके अंदर 500 के 500 लोग काम कर रहे थे। ठीक है, 500 के 500 लोग काम कर रहे थे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की जरूरत थी। सो the rest of the 3 people were actually performing disguised employment. ठीक है, डिस्गाइज्ड तुम्हारा अनएम्प्लॉयड थे वो लोग। नाउ इसके कारण क्या था, तुम्हारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था उनका। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके कारण क्या हुआ, हाँ, तुम्हारे 2 लोग, ठीक है, 2 लोग अगर एक फैक्ट्री में जाके काम करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, उनके लैंड में से जो खाना बन रहा है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, मगर एट द सेम टाइम व्हेन दे आर गोइंग द फैक्ट्री में जाके जब वो लोग काम करते हैं, उन लोगों को फैक्ट्री से भी धीरे धीरे पैसा मिलना शुरू होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण उनके घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। एंड इफ मोर मनी कम्स देन दैट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, राइट, सबके लिए अच्छा है वो, है ना।
In the above example, two people may move to work in a factory. Once again, in the earnings of the family would increase. जो family की earnings है वो तुम्हारे increase हो जाएगी and they would continue to produce as much from the land. So दो अलग-अलग जगह से उनको income मिलना शुरू होगा. They will get income from the land as well as from working in the factory. There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. अगर बहुत सारे farmers हमारे agricultural field से निकल के अगर वो लोग factories में काम करने भी गए तो हमारा खाने का प्रोडक्शन ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि फार्मर्स और फार्मर्स की फैमिली में ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लगेगा. ठीक है, फार्मर के बच्चे को अगर फार्मर पढ़ा के उसे एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर या फिर एक लॉयर बनाता है या फिर उसे किसी फैक्ट्री में उसे काम कराने भेजता है तो इंजीनियर बन के भी वो फैक्ट्री में काम करने जा सकता है ना. उसके फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से जो आने वाला पैसा है दैट विल नॉट बी इनफ, दैट विल नॉट बी द ओनली केस, राइट. उसको और ज्यादा पैसा मिलने लगेगा, है ना. द होल फैमिली कुड प्रॉस्पर टुगेदर. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, सो disguised unemployment को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं then more and more people will start working in the secondary and the tertiary sector और primary sector के ऊपर जो heavily employed लोग हैं वो कम हो जाएंगे. Understood? समझ में आ रहा है? Are you understanding this? Yes, sir. Okay, आगे बढ़ते हैं. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair persons, and others doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people in the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जो वेंडर होता है जो सब्जी बेचता है वो भले ही पूरे सुबह से लेकर रात तक वो सब्जी बेच रहा होगा मगर स्टिल व्हाट इज हैपनिंग, ही इज नॉट एबल टू अर्न हिज कीप. सो they are doing this work because they do not have better opportunities. ज्यादा अच्छे अच्छे opportunities नहीं है उनके पास, इसलिए वो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, so even there are people in the secondary sector also जो दिन भर काम करते रहते हैं but still are not able to make their keep. सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर तुम्हारा काम करते रहते हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक देयर कीप. मेक देयर कीप का मतलब होता है जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पैसा है वो बना नहीं पा रहे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं देखते हैं. नाउ how to create more employment. From the above discussion, we can see that there continues to be a considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. बिल्कुल employed नहीं है. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. Take the case of Lakshmi. With her 2-hectare plot of unirrigated land, the government can spend some money or bank can provide a loan. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकती है या फिर बैंक्स जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can produce employment for 2 people for 50 days, including sowing, watering, filtration. ये सारे के सारे, ठीक है, 50 दिन के लिए 1 हेक्टेयर ये 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड 50 दिन के लिए काम तुम्हारा जनरेट कर सकता है मान लो. ठीक है, सो मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड. नाउ सपोज अ न्यू डैम. ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप, व्हीट, ड्यूरिंग द राबी सीजन. राबी सीजन कौन सा सीजन होता है? इट इज द राबी इज द व्हाट सीजन? इट्स द विंटर सीजन होता है तुम्हारा. ठीक है, wheat season during the Rabi.
हाँ, Kharif है, Kharif and Rabi. Let's suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 extra people for 50 days. So the 2 more members of a family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. So गवर्नमेंट तुम्हारा डैम कंस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है, जो बैंक्स है उसको पैसा दे सकते हैं, सो दैट शी क्रिएट्स हर ओन वेल, अपना खुद का एक वेल जनरेट कर सकती है। आर पीछे जाओ, ठीक है, स्क्रीन को छूने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप को मत छुओ। Now, suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of this. For this, they may be required to transport these products to a nearby town. Village से उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक टाउन में जाके उनका सामान को बेचना पड़ेगा. If the government invests some more money in transportation and storage of crops, or make better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. These activities can provide productive employment to not just farmers but also other people in the service sector, like तुम्हारे transportation workers, traders, इन सब लोगों को हम लोग क्या दे सकते हैं? Employment opportunities दे सकते हैं तुम्हारे पास. So, this activity can provide productive employment to not just farmers but also others, such as services like traders and तुम्हारे transportation workers. इन सबको हम लोग employment generate कर सकते हैं. So, what are they trying to tell you here? अगर गवर्नमेंट तुम्हारा सही से डिसीजन लेती है, ठीक है, if the government makes the right decisions, creates the best dams बना देती है, roads बनाती है, connectivity का, this is the responsibility of the government. गवर्नमेंट की ये responsibility है, roads बनाना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, dams बनाना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, storage facilities बनाना. These are all responsibilities of the government itself. ठीक है. So अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या होगा? More and more people will be able to get employed in the service and transportation sector, etc. Lakshmi's need is not confined to only water. To cultivate the land, she also needs, उसको seeds की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, पंप सेट्स की जरूरत है, पानी को बाहर निकालने के लिए पंप सेट्स की जरूरत है. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of तुम्हारा interest. If the local banks give her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these items and cultivate her land. So, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बैंक्स को क्या करना चाहिए? बैंक्स को प्रोवाइड करना चाहिए विद फार्मर्स विद चीप लोन्स. सस्ते लोन्स अगर बैंक्स फार्मर्स को दे रही है तो फार्मर्स अपने सारे नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं. दे कैन फुलफिल ऑल द नीड्स दैट दे हैव, जैसे सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, तुम्हारा ट्रैक्टर को रेंट में लेना, ठीक है, हाँ, जनरेटर्स का खरीदना पानी डालने के लिए, ऑल ऑफ दीज कैन बी बॉट. ठीक है. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to farmers for farming and to improve. We look at some of these needs in chapter 3 money and credit के अंदर हम लोग और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जाएंगे. Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpeas. Setting up a dal mill to procure and process these and sell them to cities is one example. ठीक है. Why should you sell your vegetables directly to the wholesaler? हाँ, why don't you process them? है ना, तुम्हारे जितने भी दाल हो गए, पल्सेस हो गए, अगर इनको तुम प्रोसेस करके एक एक केजी के पैकेट में तुम डाल के उनको बेच रहे हो तो ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा प्रॉफिट तुम लोगों को अक्रू होगा, है ना. सी, इट इज ऑल अबाउट किस स्टेज में तुम तुम्हारे मटेरियल्स को बेच रहे हो. अगर एक विलेज के अंदर ही
ठीक है, अगर विलेज को डेवलप करना है तो विलेज के अंदर ही हमें ये दाल पल्सेस इन सब चीजों को प्रोसेस करने वाले मशीन्स को एम्प्लॉय करके रखना पड़ेगा, सो दैट व्हाट हैपेंस, सो दैट जो भी रॉ मटेरियल्स तुम्हारे विलेज में बन रहा है, वेदर इट बी कॉटन, वेदर इट बी तुम्हारा ग्रेन्स, वेदर इट बी फूड, वेदर इट बी एनीथिंग एल्स, वो सारे की सारी चीजों को विलेज के अंदर ही प्रोसेस कर दिया गया, तो पीपल कैन बी एम्प्लॉयड अलग अलग चीजों में। सो फार्मिंग में बहुत ज्यादा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है, दे कैन हैव मल्टीपल अलग अलग जॉब्स में कर सकते हैं। सिर्फ विलेज में फार्मिंग इज नॉट द ओनली जॉब दैट इज प्रेवलेंट, जो जॉब अलग अलग तरह के जॉब्स भी तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। हाँ, opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their produce like potatoes and onions and sell them when the price is good. What is cold storage? कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेशन रूम होता है जहां पे वो लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी धन ग्रेन्स फूड वेजिटेबल्स होते हैं उनको वो लोग स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास टमाटर है, टमाटर को अगर तुम बाहर रखोगे और फ्रिज के अंदर रखोगे तो तुम्हारा सबसे पहले टमाटर कहाँ पे सड़ेगा, जो फ्रिज के अंदर जो टमाटर है इट विल लास्ट लॉन्गर, जो तुम्हारा टमाटर बाहर है वो तुम्हारा जल्दी से जल्दी सड़ जाएगा। इसलिए जो है कोल्ड स्टोरेज बिकम्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट आइडिया, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज से क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज से हमारे जो फ्रूट्स और ये प्रोड्यूस है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चलेंगे। समझ में आ गया? हाँ, दे विल बी एबल टू स्टोर इट, और जब मार्केट में प्राइस राइट मिलता है उनको, जब सही दाम उनको मिलेगा वो क्या कर सकते हैं, इनको वो बेच भी सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नाउ in villages near forest areas we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey। जो जंगल में मिलने वाला जो शहद होता है वो बहुत महंगा भी होता है, बहुत प्योर भी होता है, ठीक है। तो वो हनी को वो लोग बेच सकते हैं, ठीक है। where farmers can come and sell wild honey। It is also possible to set up industries that procure vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold outside the market, in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in urban large centers. So what should we do? हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक श्योर दैट हमारा जो विलेज है, विलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो, ताकि हम इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ कैन वी रिड्यूस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे विलेजेस के अंदर कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। हाउ कैन वी रिड्यूस disguised disguised unemployment in रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर हम लोग हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये आंसर यहां से लेके बहुत बड़ा आंसर है, देख लो, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा इट्स अ ह्यूज आंसर, ठीक है। इसको तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट जाएगा 3 मार्कर है ये, ठीक है। सो नहीं, इसको तुम्हें पॉइंट्स बना के लिखना है। 5 मार्कर होगा तो 2 पेज हो जाएगा तुम्हारा। 5 मार्कर के लिए यू हैव टू राइट टू अलग अलग पेजेस। समझ में आ गया? 2 अलग अलग पेजेस को तुम्हें लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? 5 मार्कर के लिए। सो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक 3 मार्कर आंसर है। सो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बैंक्स जो है क्या कर सकती है, कम लोन पे कम इंटरेस्ट पे वो तुम्हारा लोन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे और से गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वो इरिगेशन के लिए डैम्स बना सकती है, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों को इरिगेट कर सके, बहुत सारे फील्ड्स हम लोग इरिगेट कर सके, ठीक है।
तो और क्या क्या हो सकता है, अगर पानी जो है मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग मोर एंड मोर वाटर, so what will happen? So what groups of people do you think are employed or underemployed in your area? ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ पे इसका क्या क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट अ सिटी फिनोमिनन, इट्स नॉट जस्ट अ विलेज फिनोमिनन. अंडर एम्प्लॉयमेंट तुम्हें हर जगह देखने को मिल सकता है. ठीक है, अगर एक कंपनी है, कंपनी के अंदर तुम्हारा जो जो यूटिलाइजेशन है बहुत ज्यादा कम हो रहा है, यू आर अंडर एम्प्लॉयड. तुम एक कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या फिर ज्यादा से ज्यादा तुम उसको क्या बोलते हैं हेल्प नहीं कर पा रहे, देन यू आर अंडर एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी. ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो यू आर अंडर एम्प्लॉयड. ठीक है, डू यू नो दैट इन इंडिया about 60% of the population, 60% of the population belongs to the age group of 5 to 29 years. Out of this, only about 51% are attending educational institution. The rest are particularly those aged less than 18 years, may be at home. ठीक है, हाँ, मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स. ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी जो पोटेंशियल क्या है पता है? हाँ, वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस एवर. हमारा 5 से लेके 29 इयर्स तक का जो पॉपुलेशन है इंडिया का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में. ठीक है, बट स्टिल क्या प्रॉब्लम हो रही है? द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इज दैट हमारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये 5 से लेके 29 इयर्स, 18 इयर्स तक जो लोग हैं उसमें क्या देखने को मिला है? सिर्फ और सिर्फ 51% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली गेटिंग स्कूल्ड. एक स्कूल एजुकेशन या फिर एक कॉलेज एजुकेशन सिर्फ तुम्हारा 51% ऑफ द पॉपुलेशन को देखने को मिल रहा है. बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रहा है? रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्कूल में भी नहीं है. रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारा बेसिकली चाइल्ड लेबर के अंदर काम कर रहा है. ठीक है, स्कूल एजुकेशन नहीं मिल रहा, दे आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स. इफ दीज चिल्ड्रन अटेंड स्कूल्स टू, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स and other staff. A study conducted by the erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimated that nearly 20 lakh jobs can be created in the educational sector alone. अगर हम लोग ये जो 49% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो पढ़ नहीं रही है, जिसको कोई पढ़ाया नहीं जा रहा, जो लोग क्या बोलते हैं चाइल्ड लेबर और अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं, उनको भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं और उनको भी हम लोग सिखा सकते हैं. और इनको सिखाने का जो तरीका है, by the simple process of teaching students, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग टीचर्स को हायर करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग तुम्हारे एक स्कूल बनाने के लिए तुम्हारे जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं उनको हायर करना पड़ेगा, रोड्स बिल्ड करना पड़ेगा, है ना, कॉलेजेस बिल्ड करना पड़ेगा. तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से ही हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ situation, we need many doctors, nurses, healthcare workers, etc. to work in rural areas. These are in some ways by which jobs would be created, and we would also be able to address the important aspects of the development talked upon in chapter 1. ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने चैप्टर 1 में डेवलपमेंट में देखा था, उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को देखने को मिल रहा है. ठीक है, सो समझ में आ रहा है ये वाला पोर्शन? नीति आयोग का काम क्या होता है? हाँ, एक क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड रखना कि कौन कौन से लोग एम्प्लॉयड है, कौन कौन से लोग एम्प्लॉयड नहीं है. ठीक है, लोगों को एम्प्लॉय कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ तुम्हारा नीति आयोग जो है वो अंडरटेक करती है. नीति आयोग, एग्जैक्टली. ठीक है, every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be टूरिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट चाहिए होता है गवर्नमेंट से. फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन सेज दैट if tourism as a sector is improved every year, we could give additional employment
to more than 35 lakh people. 35 लाख लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करके। समझ में आ गया? समझ में आ गया तुम लोगों को? सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करके हम लोग हर साल 35 लाख मोर लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। वी मस्ट फ्यूचर। अरे भाई, टूरिज्म सेक्टर के अंदर तुम्हारा कितना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है। टूर गाइड हो गया, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा पुलर, ठीक है। रेस्टोरेंट्स नए नए खुल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर तुम्हारा वेटर, डिश वॉशर, तुम्हारा कुक, ठीक है, मैनेजर। फिर बड़े बड़े होटल्स तुम्हारे निकल के आते हैं, जहां पे तुम्हारा बड़े बड़े होटल्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फिर उसके बाद उन होटल्स को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स, रूम सर्विस क्लीनर्स, ठीक है। वहां पे भी तुम्हारे कुक्स की जरूरत पड़ेगी। हर तरह से टूरिज्म, स्पोर्ट्स, अगर तुम जैसे क्या बोलते हैं शिमला जगह जाते हो, वहां पे बहुत सारे एरियाज है जहां पे लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स कराते हैं, जैसे बोट राइडिंग हो गया, ठीक है, हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया। तो इन सब सिचुएशंस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ for the short time we need some quick measures, recognizing that the union government in India made a law implementing the right to work is about 625 districts in India. Right to work को क्या बोलते हैं? It was called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act या फिर मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अंडर मनरेगा 2005 all those who are able to, आगे बढ़ते हैं। अंडर मनरेगा 2005 all those who are able and are in need of work in rural areas may be guaranteed 100 days of employment in a year by the government। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होता है अंडर द मनरेगा एक्ट। गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट 100 दिन तक एम्प्लॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट वुड गिव अंडर एम्प्लॉयड अलाउंस। अगर गवर्नमेंट तुम्हारा जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उन सभी के सभी व्यक्तियों को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। दे विल हैव टू बी प्रोवाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, टू दीज पीपल। द टाइप ऑफ वर्क that would in future help to increase the production from land were given preferences under the act. In 2025 the act was replaced by Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Viksit Bharat G 2025, ठीक है। विकसित भारत जी राम जी 2025 में हमारा मनरेगा को हटा के हम लोगों ने एक नया पॉलिसी लेके आया, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, मनरेगा जी राम जी, ठीक है, 2025 याद रख लेना, ठीक है। राइट, मनरेगा के अंदर क्या होता है, हर एक व्यक्ति को 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटीड रहती है। एवरी सिंगल पर्सन इज गारंटीड वर्क फॉर 100 डेज। अगर ये 100 डेज के अंदर गारंटी नहीं होती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट पैसा देती है, बिना काम किए भी उनको पैसा मिल जाता है। बिकॉज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड जॉब फॉर ऑल द सिटीजंस, ठीक है। और अगर जॉब नहीं दे पाई तो उनको पैसे दे देगी, ठीक है। तो देखो, हाँ नहीं, अरे जॉब अगर उनको मिला, ठीक है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल रहा है, देन फिर क्या बोलते हैं, जॉब के बदले उनको पैसा मिल रहा है। अगर जॉब गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है तब क्या होगा, तब गवर्नमेंट को खुद उनको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, काम नहीं होगा और पैसा भी उनको मिलेगा, ठीक है। यही मनरेगा का गारंटी है, ठीक है। सी देखो, अगर तुम गवर्नमेंट है, हाँ, गवर्नमेंट को अगर बोल दिया जाए तो कभी कभी गवर्नमेंट करती है, कभी कभी गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को ये बोला जाए कि तुम लोगों को जॉब बनाना ही है, जॉब क्रिएट करो, इन लोगों को काम पे रखो, अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, देन फिर तो फ्री में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फ्री में तो तब पैसा देना पड़ रहा है जब गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रिएट कर पा रही। अगर गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर ले रही है तो फिर तो भी नहीं है,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हमारा जो इंडियन सेक्टर है उसको हम लोग दो अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता, हम लोग दो लोगों की कहानी सुनने वाले हैं। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 a.m. to 5:30 p.m. ठीक है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowance. ठीक है। Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joins work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of the work. ठीक है। तो कांता इज वर्किंग इन एन ऑफिस, दैट इज बेसिकली एक ऑर्डर्ड, एक तुम्हारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। यहाँ पे उसको टाइम पे सैलरी मिलता है, यहाँ पे उसको एक फिक्स्ड टाइम तक ही काम करना पड़ता है। संडे को उसको छुट्टी मिलती है, मेडिकल लीव मिलता है, अगर वो बीमार है तो वो छुट्टी ले सकती है और उसकी सैलरी कटेगी भी नहीं। ठीक है। उसको ऑफिस से अलाउंस मिल सकता है, एक्स्ट्रा काम करेगी तो उसे एक्स्ट्रा टाइम के लिए पैसा भी मिलेगा उससे। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी क्या होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हारे जो जॉब्स होते हैं, दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे विल नॉट बी अलाउड टू वर्क। वो कंपनी को काम करने, उनका उस कंपनी पे बहुत सारे फाइन्स आएंगे, उस कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उस कंपनी में क्या होगा, एट द एंड तुम्हारा कंपनी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो बहुत वेल प्लान्ड होती है। ठीक है। हाँ, जो एम्प्लॉय है उसको डर डर के जीना नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, पता रहता है कि हर महीने इतना पैसा तो मेरे अकाउंट में आएगा ही आएगा। ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब कमल जो है, कमल क्या है, कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। थोड़ी बहुत कमल के बारे में समझते हैं। कमल इज कांतास नेबर। ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी। डेली वेज लेबरर का मतलब क्या होता है, हु इज अ डेली वेज लेबरर, जो हर दिन के पगार के लिए काम करता है। अगर मंथली नहीं, डेली, हर दिन जो काम करेगा उसके लिए उसे पैसा मिलेगा। अगर उसने एक दिन काम नहीं किया तो उसे उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कांता क्या थी, कांता अगर एक दिन बीमार हो जाती है तो वो क्या कर सकती है, छुट्टी ले सकती है और उसका जो सैलरी है वो कट भी नहीं होगा। मगर कमल जो है, कमल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कमल अगर एक दिन काम के लिए नहीं आया तो क्या होगा, वो बॉस उसके ऊपर चिल्लाएगा। He has to go daily. कमल को जाना ही पड़ता है हर दिन। He goes to a shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowance apart from his wage. He is not paid for the days he does not work. अगर उसने ज्यादा काम किया तो भी उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसको कोई स्पेशल अलाउंस नहीं मिल रहा है। हाँ, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है तुम्हारा गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं आता है, और क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल के अंदर नहीं आ पाता तो गवर्नमेंट उसको ठीक से देख रेख भी नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो लिखे हुए रूल्स और रेगुलेशंस है वो ढंग से फॉलो नहीं हो पाते। ठीक है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही, चक्कर होते हैं। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं तुम्हारे, नहीं, प्राइवेट कंपनीज कितने सारे हैं तुम्हारे पास, इन्फोसिस हो गया। हाँ, नहीं, बड़े बड़े कंपनीज, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तुम देख के ही पता कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है, तुम्हारा टेक महिंद्रा, टाटा, ठीक है, रिलायंस, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जहाँ पे तुम्हें एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल रहा है, दैट इज तुम्हारा प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि तुम यहाँ पे काम किए हो, वो सर्टिफिकेट भी तुम्हें मिलता है। ठीक है। ऑल दिस आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स उतने अच्छे से फॉलो नहीं होते। ठीक है। सो
He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has to be employed in the shop. He can be asked to leave any time. कभी भी उसको क्या किया जा सकता है, उसे बोला जा सकता है कि अब तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कल से कोई और जॉब ढूंढ लेना, ठीक है। यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें एक प्राइवेट कंपनी में तुम्हें अगर जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है तो तुम्हें 2 से 3 महीने का सैलरी मिलता है, उसको बोला जाता है सेवरेंस। और सर ये लेकिन मतलब जॉब पे जब पे स्टिक करते हैं ना। हाँ, वो नहीं, वो ऐसा वो मेरे को नहीं पता, मगर हम उसे जो जिसकी तुम बात कर रहे हो वो होता है प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड इज द टाइम जहाँ पे तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें परमानेंटली हायर नहीं किया है। वो कंपनी तुम्हें देख रही है कि तुम कैसे काम कर सकते हो, क्या तुम्हें काम करना आता है भी नहीं, क्या नहीं, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हायर कर दिए और तुम्हें हम फिर बाद में पता चला 2 साल बाद कि इस मूर्ख को तो कुछ भी करना नहीं आता। तो दैट इज देयर इज अ प्रोबेशनरी पीरियड होता है। My sister also had a probationary period. 6 महीने का probationary period था उसका. After that only she was made permanent in the company. ठीक है? So, do you see the differences in the condition of work between Kanta and Kamal? Now, Kanta works in the organized sector. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government. इनका जो काम होता है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है and have to follow the rules and regulations which are given in various laws such as that of the Factories Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Gratuity, shops and Establishment Act. ये सारे के सारे एक्ट्स को इनको फॉलो करना पड़ता है। फैक्ट्रीज एक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट का मतलब अगर एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसका वर्किंग कंडीशन सेफ है कि नहीं, उसको सही अमाउंट ऑफ पैसा मिल रहा है कि नहीं, उसका जो वर्क आवर्स है क्या वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही है, क्या उससे ज्यादा काम कराया जा रहा है, अगर उसे ज्यादा काम कराया जा रहा है तो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है कि नहीं, ओवर टाइम के लिए उसे पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये सारा का सारा तुम्हारा इन अलग अलग में देखा जाता है। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है? हर एक काम के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज फिक्स किया जाता है, ठीक है, इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, इससे कम अगर दोगे तुम्हारे ऊपर केस लगाया जा सकता है। समवन कैन पुट अ केस ऑन यू। उसके बाद क्या है? पेमेंट। हाँ बोलो। ऐसा भी कैसे बनाओगे कि इसमें उसमें एम्प्लॉय हाँ, प्रोबेशन की बात ही नहीं है। प्रोबेशन के टाइम पे तुम्हें घंटा बहुत मतलब बेसिकली यू गेट पीनट्स, बहुत कम पैसा मिलता है प्रोबेशन के टाइम पे। हाँ, अगर तुम्हारी सैलरी प्रोबेशन के बाद, हाँ, प्रोबेशन के बाद अगर तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही है तो तुम अब तुम्हारे एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर तुम एक सिंसियर एम्प्लॉय हो, ठीक है, तुम हर दिन काम पे आए हो, तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे कारण कंपनी को फायदा हुआ है, देन तुम्हें केस में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। एम्प्लॉयर यूजुअली कभी ऐसा करता नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट होने के कारण बाकी लोग उसकी कंपनी में फिर कभी काम नहीं करेंगे, है ना। Usually employers don't do this. Okay, now etc. It is called organized because it has some formal process and procedures. Some of those people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. ठीक है, समझ में आ गया? हर एक व्यक्ति को, इवन इफ ही इज वर्किंग फ्रीलांस, फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? यू आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी, तुम्हारी कंपनी जो है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे उठा सकती है, तुमसे काम करने को दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग फ्रीलांस में काम करते हैं एज डिजाइनर्स, एज यूट्यूब डेवलपर्स, एज वीडियो एडिटर्स, ऐसे काम करते हैं जहां पे लोगों को क्या बोलते हैं, लोग उनको हायर करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे लिए काम कर दो, और वो काम करने के बाद पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? सो यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन निकल के आएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग कंडीशंस इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन
the Yes, sir. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है ना। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? उनका जॉब सिक्योर रहता है। ठीक है, अगर उनका बॉस उन्हें फायर भी कर देता है तो एटलीस्ट 2 महीने का सैलरी उसे देना पड़ता है। जब तक वो 2 महीने की सैलरी क्यों दी जाती है? क्योंकि लोगों को यूजली इतना टाइम लगता है एक दूसरे जॉब को ढूंढने के लिए। दैट इज द रीजन वाई एटलीस्ट 2 महीने की सैलरी दी जाती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। इफ दे वर्क more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employer. बहुत सारे benefits उसको मिलते हैं। ये भी तुम्हारा इसी, हाँ, the working conditions in the organized sector का ही part है। What are these benefits? They get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity. They are supposed to get medical benefits, and under the law, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and safe working environment. When they retire, they should get pension as well. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, they are part of the कौन सा सेक्टर? तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। दे हैव टू फॉलो द रूल्स दैट आर बीइंग प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देम टू वर्क। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट, कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करता है। ठीक है, नाउ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स वेयर व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इतना ज्यादा बिखरा हुआ होता है तुम्हारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कि गवर्नमेंट उसे कंप्लीटली कंट्रोल कर ही नहीं पाती। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है टू कंट्रोल दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मगर ये तुम्हारा हो नहीं पाता है। ठीक है, these there are rules and regulations, but these are not followed. Jobs here are low paid and often not regulated. There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness, etc. Employment is not secured. People can ask to leave without any reason. When there is no work, such as during some seasons, some people may be asked to leave. A lot, a lot also depend on the whims of the employer. ठीक है, एम्प्लॉयर के मूड के बेसिस पे उनका एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बना रहता है। ठीक है, this sector includes a large number of people who are employed on their own, doing small businesses such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when required. जब उनको चाहिए होता है तो वो लोग लेबरर्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सो यहाँ पे तुम्हारा यहां से लेके यहां तक जो है, इट इज योर disguised unemployment. Explain disguised, sorry, explain तुम्हारा explain the employment conditions in the unorganized sector. ठीक है, और एक और क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आ सकता है, वो है कि हाउ is the organized sector different from the unorganized sector? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में
डिफरेंस क्या है ये तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये भी तुम्हारा 3 नंबर का आता है, 3 मार्कर है ये, इट्स अ 3 मार्कर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Look at the following examples. Which of these are organized sector activities? A teacher taking class in a school. It is an organized sector. ठीक है, ओएस लिख दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यूएस लिख दूंगा। एंड हेड लोड वर्कर कैरिंग अ बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज बैक इन द मार्केट इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अ फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, इट इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, इट्स एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। A daily wage laborer working under a contractor, again तुम्हारा unorganized sector है, ठीक है, ये तुम्हारा unorganized sector है। A factory worker going to work in a big factory, it's an organized sector. A handloom weaver working in a house, it's an unorganized sector. ठीक है, समझ में आ गया? Now talk to someone who has a regular job in the organized sector and another who works in the unorganized sector. Compare and contrast their working conditions in all aspects. ठीक है, हाँ ये तुम्हारा तुम कर सकते हो, घर पे ही कर सकते हो। How would you distinguish between the organized sector and the unorganized sector? Explain in your own words. ये तुम्हारा एक आराम से यही सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। How is the organized sector different from the unorganized sector? ठीक है, ये तुम्हारा आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। अगला, the table below shows the estimated number of workers in India in the organized sector and the unorganized sector in the late 90s. Read the table carefully, fill in the missing data and answer the questions that follow. Primary sector में तुम्हारा percentage wise ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर एट दैट टाइम वाज कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एग्रीकल्चर? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एग्रीकल्चर कितना है पता भी नहीं है, वी डोंट नो द वैल्यू, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी? Agriculture is an unorganized sector activity. Yes. If we look at the country as a whole, we find that dash percentage of workers in India are in the unorganized sector. कितने परसेंटेज है unorganized sector के अंदर? कितने परसेंटेज है unorganized sector के अंदर? बताओ। So total number of people in the unorganized sector, यहाँ पे टेबल को भर देते हैं। ये 231 हो गया, ठीक है, ये 82 हो गया। अनऑर्गेनाइज टोटल तुम्हारे पास कितना है? 231 प्लस 74 प्लस 88, 8 12 13 7 8 9 10 11 11 1 9 1 393। टोटल कितना हो गया तुम्हारे पास? 393 प्लस 82 इक्वल्स टू हाउ मच? 5 9 8 for 17 1 475। so 475 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 393 into 100. This is the total percentage of population that is existing in the unorganized sector. इसका परसेंटेज निकाल दोगे तो हमें ये आंसर निकल के आएगा। Are in the unorganized sector. Organized sector employment is available only to, जो भी तुम्हारा यहाँ पे परसेंटेज निकल के आया उसको क्या करोगे तुम? 100 माइनस वो कर दोगे, 100 माइनस ये वैल्यू जो निकल के आ रही है, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ पीपल इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है बहुत कम लोग हैं दैट आर प्रेजेंट इन दी
ऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप को पीछे रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लैपटॉप को पीछे रखे पीछे बैठे रहो, ठीक है? पीछे हाँ ठीक है, आगे करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये है तुम्हारा 4 मार्कर, ठीक है? इट्स अ 4 मार्कर। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly। बहुत धीरे धीरे तुम्हारा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है काम तुम्हारा निकल के आता है। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे अडॉप्ट such strategies evade taxes and refuse to follow laws that protect the laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no benefits. कोई benefit भी नहीं रहता उनके job में, ठीक है? Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. बहुत सारे लोग जो है तुम्हारे organized sector के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने jobs खो बैठ रहे हैं in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings, बहुत कम earnings के साथ they are forced to do the work in the unorganized sector. Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support for the workers in the unorganized sector. So, हमें किस तरह से इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ये सीखते हैं, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? Who are these vulnerable people who need protection? कौन है ये लोग जिन लोगों को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginalized farmers, sharecroppers, and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters, and goldsmiths. ठीक है? Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farming categories. These farmers need to be supported through adequate facilities for timely delivery of seeds, agricultural input, credit, storage facilities and marketing outlets. तो जो हमारे फार्मर्स है, जो रूरल एरियाज में जो हमारे फार्मर्स है, उनको अगर हमें हेल्प करना है तो हम लोग ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? इन लोगों को एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और मार्केटिंग आउटलेट्स जहां पे ये लोग अपने सामान को बेच पाए, ये सारे के सारे फैसिलिटीज जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं टू हेल्प द पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन अर्बन एरियाज के अंदर क्या होता है? Unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in contraction, trade and transport, etc. And those who work as street vendors, head load workers. Head load workers कौन होते हैं? जो मजदूर अपने सर के ऊपर अपना सामान रखते हुए आगे जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड लोड वर्कर्स। हाँ बोलो अनुष्का। हाँ, सो हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह से हम लोग बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने थोड़ा बहुत मिस किया है, वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है? आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे, ठीक है? हम लोगों ने ये सारा का सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है? सो जैसे ही वीडियो रिलीज हो तो देख लेना उसको। नाउ इन द अर्बन एरियाज, unorganized sectors comprise mainly of workers in small scale industries, casual workers in construction, trade and transport, etc. Those who work as street vendors, head load workers, makers, rack pickers कौन होते हैं? जो कचरा उठाते हैं,
Small scale industries also need government's support for procuring raw materials and marketing of output. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाया जाए. The casual workers in both rural and urban areas need to be protected. Casual workers कौन होते हैं? जो बेसिकली पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं क्या यहाँ पे लेबरर्स के ऊपर फॉलो हो रहा है कि नहीं, आर दे स्टिल एम्प्लॉयड, आर उनको क्या बोलते हैं बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं, उनको टाइमली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाती है? इट इज ऑल गोइंग टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ही ये एक्शंस लेना पड़ता है, ठीक है. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यहाँ पे तुम्हारा एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट are some of the ways in which the workers in the what are some of the ways in which the workers in the rural areas and the urban areas what are some of the ways in which the workers of the in the urban हाँ ठीक है in the हाँ ये तो भेज दूंगा in the unorganized sector in rural areas and urban areas be helped, okay, be helped या फिर what policies and activities should be conducted by the government to safeguard their jobs. गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए टू सेफगार्ड देयर जॉब्स. तो ये है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये पूरा का पूरा एक अच्छा सा क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे. ये पूरा का पूरा इन रूरल एरियाज से लेके यहाँ तक द कैजुअल वर्कर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है. दिस बिकम्स आवर कंप्लीट आंसर. पूरा का पूरा आंसर निकल के आता है हमारा. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. So we also find that majority of the workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. क्यों ये लोग unorganized sector में होते हैं? Besides getting the irregular and low paid work, these workers face social discrimination also. Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. ठीक है, economic और social development दोनों के लिए ये तुम्हारा एक important factor निकल के आता है. समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास रूरल एरियाज हो गया, ठीक है, तुम्हारा रूरल एरियाज हो गया, अर्बन एरियाज हो गया और अलग अलग एरियाज हो गए तुम्हारे, जहां पे क्या हो सकता है, जहां पे तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग एक्शंस ले सकती है टू बेसिकली इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स इन दीज सेक्टर्स. समझ में आ गया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आता है तुम्हारा. इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन. अंडरस्टूड? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. Now, when factories closed down, many once regular workers are found selling goods or pushing a cart or doing some odd jobs. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉब्स करते हुए हमें इन्हें देखने को मिलता है. ठीक है, सो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? लेट्स रिकॉल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now, what
with so many activities taking place around us, one needs to use the process of classification to think in a useful manner. The criteria for classification could be many depending on, ठीक है, the criteria for classification could be many depending on what we desire to find out. The process of classification helps to analyze a situation. In dividing the economic activity into three categories: primary, secondary, and tertiary, the criteria used was the nature of activity. On the basis of this classification, we were able to analyze the pattern of total production and employment in India. Similarly, we divide the economic activity into organized and unorganized sector and used the classification to look at the employment in these sectors. What was the most important conclusion that was derived from the classification exercise? What were the problems and solutions that were indicated? Can you summarize the information in the following table? ठीक है, तो तुम लोगों को ये टेबल को कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं पूछा जाता। क्या होता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे निकल के आते हैं। दे कैन आस्क यू योर ओपिनियन कि व्हाट डू यू थिंक कि तुम लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इन बोर्ड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हें तुम्हारा फील्ड इतने अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास आए तो तुम आंसर कर पाओ। ठीक है, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। दो तरह के सेक्टर्स है हमारे पास, एक है हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा है हमारा private sector. Okay, another way of classifying is the public sector and the private sector. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. In the public sector के अंदर क्या होता है? The government owns most of the assets and provides all the services. In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of a private individual or a company. Railway or post office is an example of the public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel, ठीक है, Company Limited, Tisco or Reliance Industries Limited are privately owned. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profit. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raises money through these taxes and other ways to meet the expenses on the services rendered by it. Modern day governments spend a whole range of activities, spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do governments spend on such activities? Let's find out. So, next question तुम्हारा जो आता है वो है क्या? What is the difference between the public and the प्राइवेट सेक्टर? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में फर्क क्या होता है, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. Why? Some of these need spending large sums of money, which is beyond the capacity beyond the capacity of the private sector. Also, collecting money from thousands who use these facilities is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a higher rate for their uses, है ना? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अगर एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या सोचेगी
वो हमेशा यही सोचेगी कि हम इस चीज को सबसे सस्ते तरीके से कैसे हम लोग हमारे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं. व्हाट इज द बेस्ट मीन्स और द बेस्ट वे फॉर अस टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट अ चीपर रेट. ठीक है, समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो दिल्ली मेट्रो है, तुम्हें लगता है कि इतना सस्ता होगा तुम्हारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए? गवर्नमेंट ने उसको रखा है ना, गवर्नमेंट के अंडर आता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, तुम्हारे मेट्रो में. सर हाँ बोलो. अरे गवर्नमेंट लॉस नहीं कर, तो फिर टैक्सेस क्यों कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हमसे टैक्स इसीलिए तो कलेक्ट करती है ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल करके हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और ऐसे बहुत सारे अन्य अधिक चीजों को वो देश दे पाए. हाँ, खाना हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं देखना. ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ सोशल कंट्री. ठीक है, एक सोशल इकोनॉमी है. यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखेगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है वो भूखे और क्या बोलते हैं प्यासे मर जाएंगे. ठीक है, अभी भी इंडिया उस डेवलपिंग स्टेज के अंदर आता है. नाउ एग्जांपल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा. तो यहाँ इन सारे के सारे फील्ड्स में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, गवर्नमेंट हमारे कोर्स बना रही है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट के जो ग्रीन और रेड कलर के बसेस जो तुम्हें रास्ते में देखने को मिलते हैं वो गवर्नमेंट बसेस है. गवर्नमेंट बसेस में अगर तुम ट्रैवल करोगे तो तुम्हें उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, thus government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर सर्विसेज. जो सर्विसेज जो होते हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द पब्लिक सेक्टर सर्विसेज. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे आगे बढ़ते हैं. So there are some activities which the government has to support. The private sector may not continue these production or businesses unless the government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है जो जो बिजली बनाते हैं ना लोग, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये सभी के सभी लोग जो तुम्हारा बिजली बनाते हैं, गवर्नमेंट इन लोगों से बिजली खरीदती है और क्या करती है, एक सब्सिडाइज रेट में, एक सस्ते रेट में गवर्नमेंट जो है ये जो कम पैसे वाले लोगों को बेचती है ताकि जो जो ये जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हो गए, जो लोग एक्चुअली कॉस्ट ऑफ द बिल को वो लोग हैंडल नहीं कर सकते, उनके पास भी क्या हो, उनके पास भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस हो. समझ में आ रहा है. सो बेसिकली गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस हियर जिसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear the part of the cost. Government की responsibility बनती है कि वो क्या करे, इन सभी के सभी costs को वो absorb करे. Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSP. ठीक है, minimum support price. This is stored in godowns and sells at a lower price to consumers through ration shops. जो लोग तुम्हारे क्या बोलते हैं, what do you say, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं तुम्हारे, जो लोगों के पास एक्चुअल खाना खरीदने का पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको राशन कार्ड प्रोवाइड करती है. राशन कार्ड अगर तुम एक गवर्नमेंट राशन शॉप में लेके जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा सब्सिडाइज्ड रेट में यू विल बी एबल टू रिसीव राशन कार्ड तुम्हें गवर्नमेंट ही देती है. उस राशन कार्ड का, हाँ बोलो, होते हैं हाँ
उनका ज्यादा राशन मिलता है, क्योंकि हम लोगों को राशन उतना नहीं मिलेगा, हम लोगों को थोड़ा कम रेट में मिल सकता है, मगर ये मेनली बना ही उन लोगों के लिए है ताकि उन लोगों को खाना मिल सके, उन लोगों को सब्सिडाइज रेट में खाना मिल सके, वो भूखे ना मरे। ठीक है, यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9th। ठीक है, द government has to bear some of the cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. ठीक है, जो गवर्नमेंट है ये फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को एक साथ सपोर्ट कर पा रही है। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, कल की क्लास में दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटली ओवर। बस 15-20 मिनट का ये चैप्टर बचा हुआ है, एक और वीडियो में हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? सो सर आप वीडियो का भेजिए, मैंने ऑलरेडी पहला वीडियो डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। आज शाम ये वाला मैं कल तक भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया? सो अगर बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे को पता है कि आज की वीडियो में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस और टेक्निकल डिफिकल्टीज आए थे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगली बार से ऐसा ना होने का मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, सो अगली क्लास में हम लोग इस पूरे की पूरे वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।